अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, कल हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी कॉस्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर, कॉस्ट बिहेवियर के ऊपर, और उसमें हमने डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट प्राइमरली फोकस किया था। ओवरहेड्स क्या हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्ट कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। ये कुछ आस्पेक्ट से बेसिक सी टर्म्स थी जिनसे हमने तारुफ हासिल किया था। कोई सवाल किसी बच्चे के जहन में? मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? व्हाट इज़ अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट? कौन बताएगा? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट क्या होती है जी? जी बेटा आप बताइए। It only comprises variable production cost. Marginal cost of product means only variable production cost. और absorption cost क्या होती है जी? Product cost under absorption cost. जी कौन बताएगा? Any volunteer? आप बताइए बेटा। Absorption cost के तहत production cost क्या होती है? टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूडिंग फिक्स्ड कॉस्ट। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट को फुल प्रोडक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के लिए एक जो टर्म यूज की जाती है, फुल प्रोडक्शन कॉस्ट, अक्सर ये टर्म भी आपको लिखी नजर आएगी कहीं ना कहीं बुक में। अच्छा, ये एक और हमने बात की थी कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IS2 क्या कहता है, किस सिस्टम के तहत हमें कॉस्ट कैलकुलेट करनी चाहिए? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या है? कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज एब्जॉर्प्शन प्रोसेस? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। जी जनाब। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज अ प्रोसेस यूजिंग विच वी एस्टिमेट प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। क्योंकि हमने कहा था प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उसके दो हिस्से होते हैं। अब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में बात करेंगे। हमारी डिस्कशन इस चैप्टर ओवरहेड्स के ऊपर है और ओवरहेड्स इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से हम डील कर रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के तहत प्रोडक्ट कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर यूनिट। डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट बाय डेफिनेशन डायरेक्ट कॉस्ट होती है विच इज इजीली ट्रेसेबल, मेजरेबल पर यूनिट। तो इसमें तो हमें पर यूनिट मटेरियल कितना लगा, लेबर कितना लगा, एक्सपेंसेस कितना लगे, दिक्कत नहीं है। ओवरहेड्स वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली इजीली ट्रेसेबल नहीं है विद एक्यूरेसी, तो अकॉर्डिंगली इसके लिए हम एस्टिमेशन करते हैं। सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस is a method using which we estimate overhead cost per unit, production overhead cost per unit, जिसके बाद हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट अवेलेबल हो जाती है। इस पे हमने एक और बात जो सीखी थी वो ये थी कि हम ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट जो लेते हैं वो एस्टिमेटेड डाटा को लेके ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। एस्टिमेटेड डाटा से ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट या ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट या OAR डिटरमिन करने की रीज़न क्या थी कि हमें कॉस्ट चाहिए प्रोडक्ट की साल के शुरू में। तो साल के शुरू में तो एक्चुअल ओवरहेड्स हमारे पास होते ही नहीं हैं। OAR का हमने फॉर्मूला लिखा था, बजटेड एनुअल प्रोडक्शन overheads divided with budgeted
एनुअल प्रोडक्शन, हम साल के शुरू में अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले साल में हमारे प्रोडक्शन ओवरहेड्स की मद में कितना खर्चा होगा और आने वाले साल में हम अंदाज़न कितने यूनिट्स बनाएंगे, इसकी मदद से हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाल लेते हैं। और साल के दौरान जब भी हमने किसी कस्टमर को प्राइस कोट करनी है, मैनेजमेंट हमसे प्रोडक्ट की कॉस्ट मांगेगी, तो डायरेक्ट कॉस्ट तो हम प्रोडक्ट के डिज़ाइन से स्टडी करके मेजर कर लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट का हमने साल के शुरू में ही अंदाज़ा लगाया होता है, वो अंदाजे से कॉस्ट हम इसमें ऐड करके बता देते हैं। यहाँ तक कल हमारी डिस्कशन हुई थी और हमने एक सिंपल जो एग्जांपल देखी थी, सपोज़ हमने कहा हमने एक अपनी कंपनी के प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अंदाज़ा लगाया, वो 10 मिलियन है और हमने अंदाज़ा लगाया अगले साल में 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट 200 पर यूनिट आया था। हमारा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट आया था इस केस में। दिस वाज द मोस्ट सिंपल सिनेरियो टू डील विद एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का सबसे सिंपल केस। यहाँ पे हमने कल बात छोड़ी थी। कोई सवाल, कोई चीज़ समझ नहीं आई यहाँ तक पूछिए जी। कल के लेक्चर से घर जाके देखा हो, नोट्स पढ़े हो, किताब देखी हो। एज अ हैबिट मैंने आपको गाइड किया हुआ है, यू मस्ट डेवलप ए हैबिट ऑफ रीडिंग टेक्स्ट बुक। नोट्स भी पढ़िए जाके साथ, किताब भी साथ साथ पढ़िए। योर फोकस एट दिस स्टेज, जब लेक्चर चल रहा है तब आपका फोकस रीडिंग के ऊपर होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होना चाहिए, बेसिक इलस्ट्रेशन के ऊपर होना चाहिए। वंस यू आर डन विद द टॉपिक तो फिर रिवीजन के साथ यू कैन अफोर्ड, यू शुड फोकस ऑन द पास्ट पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन एज वेल। लेकिन वो रिवीजन किताब से, नोट्स से करने के बाद आप उधर शिफ्ट करेंगे। पहले फेज़ में जब लेक्चर चल रहे हैं तब सिर्फ नोट्स, किताब, इलस्ट्रेशन और जो क्वेश्चन क्लास में हो रहे हैं उन्हीं पे आपका फोकस रहना चाहिए। दूसरा फेज़ जब आए जिसमें आप एक बार रिवीजन करते हो, नोट्स किताब को पढ़ते हो, फिर आप फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ ज़रूर जाइए, उसमें कोई कैद नहीं है, इट इज़ गुड फॉर यू। जी कोई सवाल यहाँ तक? जी बेटा। ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट, अगर आपको कल याद हो मैंने आपको यही बताया था कि इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी कहते हैं। ओवरहेड्स में डायरेक्ट शामिल नहीं होते बेटा। सॉरी, मैंने आपको कल जो डेफिनेशन दी थी, मैंने आपको पहले डायरेक्ट कॉस्ट बताई क्या है, फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट बताई क्या है, और फिर मैंने आपको कहा था इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट को प्रोडक्शन ओवरहेड्स कहते हैं। वो चीज़ यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। और क्योंकि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स है तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। जी यहाँ से कुछ सवाल? जी एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड, बजटेड, इन सब का मतलब फ़िलहाल आपके लिए एक ही है। फिलहाल आपके लिए एक ही है। प्रोजेक्ट भी फ्यूचर के बारे में एस्टिमेशन की ही एक छोटी सी उसी वेरिएशन के साथ थोड़ी सी टर्म है। माइनर डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस, लेकिन हम आगे चल के बात करेंगे। फ़िलहाल आपके लिए एस्टिमेटेड, प्रोजेक्टेड या बजटेड, आपके लिए यहाँ तक इसका मतलब सेम है। बजटिंग के चैप्टर पे जाएंगे, वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, बल्कि वहाँ पे एक और टर्म भी आएगी, फोरकास्टिंग, एक चौथी टर्म भी आएगी, तो उसको भी समझेंगे वहाँ पे चल के हम। जनाब कोई सवाल? जी कन्वर्जन कॉस्ट की एक टर्म, यस आई मिस दैट टर्म, को बताएगा व्हाट इज कन्वर्जन कॉस्ट? बिल्कुल ठीक है जी। कन्वर्जन कॉस्ट, ये हम आप कह सकते हैं another way to look at the product cost. Another way to look at the product cost is material plus conversion cost. This is another way to look at the product cost, although हमने तो इसी एंगल पे काम करना है, लेकिन कन्वर्जन कॉस्ट की टर्म को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जैसे अब यहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। यहाँ पे आपने कहा जी डायरेक्ट अलहदा कर दो, इनडायरेक्ट अलहदा कर दो। यहाँ पे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलहदा नहीं कर रहे। मटीरियल में मतलब सारा मटीरियल, ऑल मटीरियल, और कन्वर्जन कॉस्ट मीन्स लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। लेबर में डायरेक्ट लेबर भी आ रही है, इनडायरेक्ट लेबर भी आ रही है, सारा कुछ यहाँ पे शामिल है। बेसिकली कन्वर्जन कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? वो कौन से खर्चे हैं जिनसे रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है।
कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद है कॉस्ट विच आर इनकर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मटेरियल में डेफिनेटली जो प्रोडक्ट कॉस्ट में मटेरियल लेते हैं वो इनिशियली रॉ मटेरियल होता है ना, जिस पे फिर आप लेबर और ओवरहेड्स की कॉस्ट इनकर करते हैं, तो जिसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो फिनिश गुड्स बन जाती है। सो कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद होती है लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। अब इसमें लेबर डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा बनती है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स वेरिएबल हैं, फिक्स्ड हैं, कन्वर्जन कॉस्ट का हिस्सा बनते हैं। मटेरियल में तमाम मटेरियल वो डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं, वो यहाँ पे मटेरियल में क्लासिफाई हो जाते हैं। सो ये मटेरियल और ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? जी जी मैंने बेटा यहीं पे बताया ना कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन का अंदाज है ना। कल जैसे हमने कहा था एक तरीका है फिक्स वेरिएबल में क्लासिफाई कर दो, एक तरीका डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लासिफाई कर दो, एक तरीका ये भी है क्लासिफाई करने का। यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस नहीं किया जाता। जैसे मैंने क्या कहा, ये जो है ना लेबर, यहाँ पे सिर्फ लेबर लिखा गया। अब इसमें डायरेक्ट भी आएगी, इनडायरेक्ट भी आएगी। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की क्लासिफिकेशन नहीं है, इसमें मटीरियल और मटीरियल को चेंज करने वाली कॉस्ट, मटीरियल और मटीरियल को चेंज करने वाली कॉस्ट जो मटीरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है वो कॉस्ट, ये वो क्लासिफिकेशन कन्वर्जन कॉस्ट के जो कॉस्ट मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करती हैं, वो एक्टिविटीज़ उनका खर्चा जो मटेरियल को रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में रोल प्ले करती हैं, ये क्लासिफिकेशन और तरह की है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये साइन के दाएं बाएं नहीं है, इसमें क्लासिफिकेशन मटेरियल की और लेबर प्लस ओवरहेड्स की है। वो डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, वो दोनों साइड्स पे आ जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स कन्वर्जन मीन्स लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। All direct and indirect labor is part of conversion cost. All direct and indirect labor is part of conversion cost. Labor plus production overhead is equal to conversion cost. जी जनाब, any question? कोई और सवाल? प्राइम कॉस्ट की ये कोड टर्म है जी हमारे पास। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आपकी क्या होती है? It is equal to direct material plus direct labor plus direct expenses. This is our prime cost. Prime cost से मुराद होता है total direct cost of a product. Direct cost सारी variable होती हैं या इनमें fixed component भी होता है? Direct costs are all variable. Prime cost is sum of all direct costs. So prime cost is also variable cost. हम एक और अंदाज से कल की डिस्कशन को अगर यहाँ पे लेके आए, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हम इसी अंदाज में एब्जॉर्प्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इट विल बी प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स। टोटल मीन्स फिक्स प्लस वेरिएबल। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल? कोई और टर्म जो क्लास में कल कवर ना हुई हो या आपने नोट्स पढ़े हों, आपको रिवीजन में कोई दिक्कत हुई हो, पूछिए। अच्छा जी, हम अपनी डिस्कशन यहाँ पे जहाँ हमने कल छोड़ी थी इधर से आगे शुरू करते हैं।
कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने डिटरमिन करना सीखा था कि एक आसान तरीका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट डिटरमिन करने का budgeted annual production overhead divided with budgeted annual production. This is the most simple and easiest and straightforward way. लेकिन रियलिटी में हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस इतने सिंपल नहीं होते, चैलेंजेस हैं इस टूल में, चैलेंजेस हैं रियल लाइफ में हमारे पास। वो चैलेंजेस क्या हैं? देयर आर टू इश्यूज व्हेन वी गो टू अप्लाई दिस फार्मूला इन रियल लाइफ। पहला इशू आता है, company may be producing more than one product। कंपनी हो सकता है एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हो, और मसला एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या आता है, रिक्वायरिंग डिफरेंट प्रोडक्शन टाइम। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट ए, दूसरी प्रोडक्ट बनाती है प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए में लगता है 1 आवर और प्रोडक्ट बी में लगता है 2 आवर। तो चैलेंज यहाँ पे क्या आ जाता है कि हमने तो निकाला ओवरहेड कॉस्ट 200 पर यूनिट, लेकिन अगर कंपनी प्रोडक्ट्स 2 बना रही है, दोनों में डिफरेंट टाइम लग रहा है, तो क्या दोनों की ओवरहेड कॉस्ट बराबर होनी चाहिए? द आंसर इज नो, दोनों की ओवरहेड कॉस्ट बराबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसाफ के असूलों के तहत दोनों प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट टाइम लग रहा है, और अगर एक प्रोडक्ट पर टाइम डिफरेंट लगता है तो मतलब उसका प्लांट ज़्यादा देर चला, प्लांट ज़्यादा देर चला तो डेप्रिसिएशन का हिस्सा ज़्यादा, बिजली का हिस्सा ज़्यादा, तमाम कॉस्ट का हिस्सा उसका ज़्यादा होना चाहिए। इन शॉर्ट, जिस प्रोडक्ट पे ज़्यादा टाइम लग रहा है उसकी ओवरहेड कॉस्ट में हिस्सा ज़्यादा होना चाहिए, जिस प्रोडक्ट पे कम टाइम लग रहा है उसका ओवरहेड कॉस्ट पे हिस्सा कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये जो फार्मूला निकाला था, ये तो एक कॉस्ट पर यूनिट दे रहा है। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के हैं तो ये फार्मूला विल नॉट वर्क। ये बेसिक फार्मूला है, शायद ये काम करेगा जहाँ पे कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बना रही है, बट रियलिटी में मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोड्यूसिंग मोर देन 1 प्रोडक्ट। तो दिस इज वन इशू जिसकी वजह से ये फार्मूला हमारा फेल होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने एब्जॉर्प्शन का समझ लिया यहाँ से, अब हम इसको रिफाइन करने जा रहे हैं। रियल लाइफ के लिहाज से प्रैक्टिकली जो एग्जिस्ट करते हैं बिजनेसेस, उनके हिसाब से हम इसको रिफाइन करने जा रहे हैं। उससे पहले हम चैलेंजेस इस फार्मूला में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दिस इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज different departments are involved. Different departments are involved in production, and different products may not pass through same departments. For example, मैं जस्ट अज्यूम करता हूँ आपके डिपार्टमेंट एक कटिंग हो सकता है, एक असेंबली हो सकता है, एक फिनिशिंग हो सकता है, एक पैकिंग हो सकता है, एक कैंटीन हो सकता है। दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो के दायरे में काम करते हैं, जिनमें से ये सारे डिपार्टमेंट ये प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। कैंटीन डिपार्टमेंट शायद स्टाफ को खाना वगैरह खिला रहा है। तो हम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे अगर फोकस करें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रही हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ज़रूरी नहीं कि हर डिपार्टमेंट से गुजर के ही कंप्लीट हों। कुछ प्रोडक्ट्स हो सकता है वो डिपार्टमेंट 1 2 3 से 1 2 के बाद सीधा पैकिंग में चली जाएं। कुछ प्रोडक्ट हो सकती हैं जो 1 2 3 4 सारे डिपार्टमेंट से गुजरें फिर कंप्लीट हों। सो डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम होता है। मे बी मैं कह रहा हूँ जैसे ए है, ए यहाँ पे आया, उसके बाद सीधा यहाँ चला गया। बी इधर भी गई है, इधर भी गई है, इधर भी गई है, इधर भी गई है। तो यहाँ पे भी वही चैलेंज आ गया कि भाई फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने तो प्रोडक्ट ए पे काम ही नहीं किया, उसकी नेचर ऐसी थी, ज़रूरत नहीं जाने की पड़ी, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जब फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट ए पे काम नहीं किया
तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट हो सकता है सबसे महंगा डिपार्टमेंट हो, यहाँ की टीम सबसे महंगी हो, यहाँ की मशीनरी सबसे एक्सपेंसिव हो, इसके ओवरहेड हो सकता है सबसे ज़्यादा हो। तो अगर हम उस फार्मूले के तहत चलेंगे तो यहाँ पे नाइंसाफ़ी हो जाएगी। एक डिपार्टमेंट ने प्रोडक्ट ए पे काम ही नहीं किया तो उसके खर्चे का हिस्सा प्रोडक्ट ए को क्यों जाए। जब हम ये बात करते हैं कि सारे खर्चों को सारी प्रोडक्ट पे तकसीम कर दो तो उसमें तो इस डिपार्टमेंट का खर्चा भी ए पे तकसीम हो जाएगा, तो ये अनफेयर हो जाएगा। हम चाहते हैं कि हम जो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट निकालें, इट शुड बी फेयर, इट शुड रिफ्लेक्ट फेयर शेयर ऑफ द टाइम टेकन बाय अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ने जितना टाइम लिया उसका जो फेयर कॉस्ट शेयर बनता है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कैलकुलेट करने में। तो जनाब हमने कहा यह फार्मूला था, इससे मसला हमें हल होता नज़र आया, बट ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। प्रैक्टिकली ये दो चैलेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये फार्मूला हमारा थोड़ा फेल हो जाता है, हमारा पर्पस सर्व नहीं करता, क्योंकि हमारा पर्पस है ओवरहेड कॉस्ट शुड रिफ्लेक्ट फेयर शेयर ऑफ अ प्रोडक्ट, शुड बी डिपेंडेंट ऑन द टाइम कंज्यूम्ड बाय ईच प्रोडक्ट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जिस प्रोडक्ट ने जितना टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया है उसके हिसाब से उसको एक मुनसिफाना हिस्सा आना चाहिए। इस फार्मूले में ऐसा मसला नहीं था, यहाँ पे कोई इंसाफ की बात नहीं की गई थी, यहाँ पे तमाम प्रोडक्ट्स को एक ही कॉस्ट चार्ज कर दी गई थी। जनाब कोई सवाल यहाँ पे? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक जो बातें की, जो हमने कल की डिस्कशन को हमने आज अभी तक सिर्फ रिकैप किया है, और उसके बाद हमने उस जो फार्मूला कल हमने आखिर में सीखा था उसके दो मसले ढूंढे हैं, जिसके बाद हमें डिस्कशन आगे लेके चलनी है, अब्जॉर्प्शन प्रोसेस को आगे लेके चलना है। कोई सवाल? अच्छा जी, इस मसले के जब हम हल की बात करते हैं तो हमें फिर एक सिस्टमैटिक अप्रोच की ज़रूरत पड़ती है, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही है, लेकिन अब इसको सिस्टमैटिक वे में हम पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टमैटिक वे ऑफ सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में इसको नाम दे रहा हूँ। बेसिकली दिस इज़ एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, लेकिन अब हम उसको पूरी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको सिर्फ उसका एक आप समझें सिंपल वे, ईजीएस्ट वे बताया था, फिर उसके चैलेंजेस दिए। अब हम इसको रिफाइन करने जा रहे हैं जो कि हमें प्रैक्टिकली जिस प्रोसेस को यूज़ करना पड़ेगा। सो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस मे वी फॉलो सर्टन स्टेप्स। सिस्टमैटिक प्रोसेस पे जब हम आते हैं देन वी हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स। मैं वन बाय वन स्टेप्स आइडेंटिफाई करता जाता हूँ, उनको परफॉर्म करते जाएंगे। बजाय इसके मैं सारे स्टेप्स लिख दूँ, आपके लिए वो फारसी बन जाएगी। तो मैं एक स्टेप लिखूँगा, उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, फिर दूसरे स्टेप पे जाएंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल स्कोप मैं इसका आपसे शेयर कर लूँगा कि हमने अल्टीमेटली सारे स्टेप के नतीजे में फिर हमारे आउटकम क्या निकलेगी। पहला स्टेप कहता है सिस्टमैटिक एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो हमारा है, आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर्स इन फैक्ट्री। आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर इन फैक्ट्री। कॉस्ट सेंटर से मुराद ली जाती है डिपार्टमेंट्स। कॉस्ट सेंटर से मुराद दी जाती है डिपार्टमेंट्स बाय डेफिनेशन। लेकिन कॉस्ट सेंटर का मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ और होता है। शायद ये टर्म आपने पढ़ी हुई है कॉस्ट सेंटर की टर्म। कॉस्ट सेंटर किसी बच्चे की नज़र से कभी गुजरी हो? हु कैन मेक एन अटेम्प्ट टू डिफाइन दिस कॉस्ट सेंटर? कॉस्ट अकाउंटिंग में cost center could be any activity, it could be any department about which, related to which company may plan to accumulate costs. कोई एक्टिविटी, कोई डिपार्टमेंट जिससे रिलेटेड कंपनी कॉस्ट अक्यूमुलेट करना चाहती है उसको कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर मैं आपको अकाउंटेंट की ज़बान में समझाऊं तो और अपने इस एजुकेशन एनवायरनमेंट की जहाँ पे आप बैठे हैं इससे रिलेट करके बताऊं तो फॉर एग्ज़ाम्पल
CFE may wish to declare A5 as cost center. ये कमरा का नंबर A5 है. They may wish to declare A5 as a cost center. A5 को कॉस्ट सेंटर बनाने का मतलब क्या है कि भाई A5 का लेजर अकाउंट खोल लो, एक खाता खोल लो A5 का, और A5 में जितनी भी क्लासेस कंडक्ट होंगी उस कंडक्ट के लिए जितना खर्चा यहाँ पे होता है वो सारे उसमें डालते जाओ. यहाँ पे रिपेयर का खर्चा हुआ, फर्नीचर A5 की रिपेयर है, A5 के खाते में डाल दो. यहाँ पे बिजली का बिल आपने मीटर लैदा लगा लो, उसका बिल आएगा, वो इस खाते में डाल दो. यहाँ पे लाइट ख़राब हुई, रिपेयर हुई, डाल दो. यहाँ पे जो टीचर पढ़ाए उसकी सैलरी यहाँ पे डाल दो. नतीजा क्या होगा कि भाई A5 में जितनी सर्विसेज दी गई हैं स्टूडेंट को, उन सब का खर्चा इकट्ठा हो जाए. कॉस्ट सेंटर से मुराद किसी भी यूनिट को कॉस्ट सेंटर बनाया जा सकता है. जैसे मैंने कहा A5 कुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट सेंटर. ये इदारे पे डिपेंडेंट है उसकी क्या पॉलिसी है. इदारा में डिसाइड कि भाई मुझे A5 की कॉस्ट चाहिए, इस कमरे को ऑपरेट करने में, इस कमरे में क्लासेस कंडक्ट करने पे जो खर्चा आता है उसको एक खाते में एक जगह अक्यूमुलेट कर लिया जाए. सो हमने कहा जी इसका मतलब A5 इज अ कॉस्ट सेंटर, क्योंकि हम A5 के रिलेटेड कॉस्ट को इकट्ठा करना चाह रहे हैं. इसकी एक और एग्जाम्पल भी हो सकती है. इंस्टीट्यूट कह सकता है नहीं, A5 नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन कैफ एज अ होल. ये कंपनी की पॉलिसी है. कंपनी कह सकती है नहीं, हम कैफ एज अ होल उसको कॉस्ट सेंटर बनाते हैं, और कैफ की क्लासेस कंडक्ट करने के लिए जिस जिस कमरे में कैफ की क्लासेस हो रही हैं, कैफ से रिलेटेड सारी कॉस्ट को इकट्ठा कर लें. एक कैफ को कॉस्ट सेंटर बना दो, एक AFC को कॉस्ट सेंटर बना दो. AFC से रिलेटेड कॉस्ट एक जगह इकट्ठी कर लो, कैफ से रिलेटेड कॉस्ट एक जगह इकट्ठी कर लो. सो कॉस्ट सेंटर कुड बी एनी एक्टिविटी, एनी डिपार्टमेंट, एनी मशीन इवन जिसके रिलेटेड कॉस्ट कंपनी एक्यूमुलेट करना चाहती है. ठीक है जी. जैसे कॉस्ट सेंटर कुड बी, जैसे मैंने मशीन का नाम लिया, प्रोडक्शन मशीन हो सकती है. आपके प्लांट नंबर 1 2 3 हैं, आप कहते जी हर प्लांट को एक कॉस्ट सेंटर बना दो, ताकि हर प्लांट को चलाने में जो खर्चा आ रहा है हमें पता लगे. प्लांट 1 को चलाने में कितना खर्चा आ रहा है, प्लांट 2 को चलाने में कितना खर्चा आ रहा है. जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जो ऑपरेटर की सैलरी है प्लांट 1 की, वो एक खाते में डाल दो, इकट्ठी कर लो सारी. प्लांट 2 से रिलेटेड जितने खर्चे हैं वो दूसरे खाते में डाल दो, इकट्ठे कर लो. सो कॉस्ट सेंटर डिक्लेयर करने का मकसद कि भाई जिस डिपार्टमेंट को आपने कॉस्ट सेंटर बनाया उस डिपार्टमेंट के खर्चे सारे एक जगह इकट्ठे करने हैं. सो हमने कहा जी पहला स्टेप क्या है, मैंने कॉस्ट सेंटर का अल्टीमेट यूज बता दिया कि जिस डिपार्टमेंट को कॉस्ट सेंटर बनाओगे उस डिपार्टमेंट के खर्चे सब के सब उस डिपार्टमेंट के खाते में इकट्ठे कर लोगे. जैसे वी मे डिसाइड कि हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जी. आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर इन द फैक्ट्री. हम अपनी फैक्ट्री के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे और उसमें कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करेंगे. अब कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई करने का मकसद मैंने बताया. क्या मकसद है? ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को. एब्जॉर्प्शन प्रोसेस डील्स विद प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट. हमने कॉस्ट सेंटर क्यों बनाए हैं? क्योंकि कॉस्ट सेंटर का मकसद होता है रिलेटेड कॉस्ट को क्यूमुलेट करना. और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कॉस्ट सेंटर का मकसद क्या है कि हर डिपार्टमेंट का जो रिलेटेड खर्चा है वो उस डिपार्टमेंट के खाते में डाला जाए. जैसे मैंने कहा 4 डिपार्टमेंट 5 डिपार्टमेंट हैं, तो जब भी ओवरहेड की मद में कोई खर्चा होगा वो देखा जाएगा किस डिपार्टमेंट का है, जिस डिपार्टमेंट का उसके खाते में ऐड कर दो. कटिंग क्या है, कटिंग के खाते में डाल दो. असेंबली का, असेंबली के खाते में डाल दो, एंड सो ऑन, ताकि एट द एंड ऑफ द डे हमें हर डिपार्टमेंट के टोटल खर्चा मिल जाए. दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो हम करने जा रहे हैं. उसमें हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं. सेकंड स्टेप होता है एलोकेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर्स. यहां पे जो टर्म मैंने यूज की है एलोकेशन की, एलोकेशन से मुराद तकसीम कर देना. एलोकेशन से मुराद एक तरह की तकसीम है, और एलोकेशन की जाती है आइडेंटिफाइबल कॉस्ट की. जैसे मैं आपसे एग्जांपल लेता हूं, यू शुड बी एबल टू टेल कि वो किस डिपार्टमेंट में कॉस्ट जाती है. ये हमने सपोज हमने ये 5 डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई किए हुए हैं और हमारे पास एक ओवरहेड्स का एक डिटेल आ गई
कि जी फैक्ट्री में ओवरहेड के खर्चे हमारे क्या क्या होते हैं। तो जैसे सबसे पहले खर्चे की हेडिंग है ओवरहेड की, मैं बात कर रहा हूँ, टी बैग्स इशूड, किस डिपार्टमेंट को जाएंगे? कैंटीन। 100 ब्लेड्स इशूड, किस डिपार्टमेंट को जाएंगे? कटिंग। नेल्स एंड ग्लू इशूड, असेंबली। सैंड पेपर एंड पॉलिशिंग मटेरियल इशूड, फिनिशिंग। कार्टन्स इशूड, पैकिंग। पैकिंग टेप इशूड, पैकिंग। दिस इज हाउ you allocate. There are certain costs which are identifiable. आपको पढ़ के पता लग जाता है ये तो इस डिपार्टमेंट का खर्चा है, ये तो इसका खर्चा है। सैलरी टू द असेंबली डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, असेंबली को चला गया। सैलरी ऑफ शेफ, कैंटीन को चला गया। ठीक है, सो एलोकेशन की जाती है आइडेंटिफाइबल कॉस्ट की। आपके पास ओवरहेड की डिटेल आपके पास है, उस डिटेल को पढ़ते जाओ, उसमें से जो खर्चा तो आइडेंटिफाइबल है डालते जाओ डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमारा मकसद क्या है? टोटल फैक्ट्री के ओवरहेड्स को फैक्ट्री के डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर देना है। सारे खर्चों को जितने डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए उसमें तकसीम करना है। कुछ खर्चे आइडेंटिफाइबल होते हैं, जो आइडेंटिफाइबल हैं मतलब उनकी डिटेल हमें गिवन है, कैसे तकसीम करने में बता दिया जाता है भाई ये खर्चा तो उस डिपार्टमेंट का है। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हमें बताया जाएगा ये खर्चा इस डिपार्टमेंट का है, तो हम उसको उस डिपार्टमेंट में डाल देते हैं। But there are certain costs which are not identifiable department wise, जिसको हम joint cost कहते हैं। So next step में हम करते हैं apportionment of joint costs using an appropriate base। जैसे मैं लिस्ट पढ़ रहा था तो इस लिस्ट में देयर कुड बी अ कॉस्ट लाइक रेंट। अब रेंट तो पूरी फैक्ट्री का है ना, वो डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी बिल वो भी पूरी फैक्ट्री का है। बिल्डिंग इंश्योरेंस वो भी फैक्ट्री की है। प्लांट डेप्रिसिएशन वो भी पूरे फैक्ट्री में लगा हुआ है प्लांट। सो दीज आर जॉइंट कॉस्ट, ये डिपार्टमेंट वाइज आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो जो कॉस्ट जॉइंट होती हैं फैक्ट्री में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मद में इकट्ठी पे कर दी जाती हैं, उनको तकसीम करना होता है यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। ऑब्जेक्टिव मैंने आपसे क्लियर कर लिया कि हमने फैक्ट्री के जितने भी टोटल ओवरहेड्स हैं उन सब को जो हमने जो डिपार्टमेंट्स आइडेंटिफाई किए उसमें डालना है। पहले डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर लिए, फिर जो कॉस्ट आइडेंटिफाइबल है उसको एलोकेट कर दी, जो कॉस्ट जॉइंट है उसको अपोर्शन कर दिया। अपोर्शन का मतलब ही तकसीम ही है, लेकिन अपोर्शनमेंट की जाती है जॉइंट कॉस्ट की यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट को हमने तकसीम करना है, रेंट को हमने डिपार्टमेंट में तकसीम करना है। अ फेयर बेस कुड बी एरिया ऑक्युपाइड, जिस डिपार्टमेंट ने जितना एरिया लिया हुआ है उसके हिसाब से रेंट तकसीम कर दो। तो दिस इज एन आइडिया कि हाउ वी अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। अगेन लेट मी एक्सटेंड इट अमंगस्ट कॉस्ट सेंटर। ठीक है जी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर, apportionment of joint cost to cost center। जनाब एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अभी हम इस थर्ड स्टेप तक पहुंचे हैं। अब थर्ड स्टेप तक हम जो इलस्ट्रेशन है उसको परफॉर्म करेंगे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अभी इसके आगे भी हमारे स्टेप्स रहते हैं, पहले हम थर्ड स्टेप परफॉर्म कर लें, फिर मैं इस प्रोसेस को एलैबोरेट करूंगा कि आगे हमारा हमने करना क्या, अल्टीमेट एम क्या है हमारा, और उस टारगेट तक जाने के लिए हमें कैसे आगे चलना चाहिए। अच्छा जी, इसके लिए आप आइए नोट्स में पेज 15 पे यू हैव इलस्ट्रेशन 1, अपोर्शनमेंट की ही एक इलस्ट्रेशन है हमारे पास। पेज 15 इलस्ट्रेशन 1। अच्छा जी, हम ज़्यादातर इलस्ट्रेशन जो नोट्स में होंगी वो क्लास में कर रहे होंगे। हर इलस्ट्रेशन का आंसर चैप्टर के एंड पे आपके अवेलेबल है, बाय द वे हम यहाँ पे भी इंशाल्लाह सॉल्व कर रहे होंगे।
जो इलस्ट्रेशन हम बीच में मिस करेंगे वो तो डेफिनेटली आपका होमवर्क है ही है, लेकिन जो इलस्ट्रेशन कर रहे हैं आई वुड एक्सपेक्ट कि उनको भी आप जाके रिवाइज कीजिए। और टेक्स्ट बुक रीडिंग एंड नोट्स की रीडिंग, ये आप समझिए हर क्लास का आपका होमवर्क है। मतलब जनरली यू एक्सपेक्ट कि आपको इस तरह के पेपर में करने को सवाल दिए जाएं, बट मैं अपने सब्जेक्ट की नेचर को समझते हुए आपको ज़्यादा जो यूज़फुल होमवर्क है वो दे रहा हूँ, क्योंकि मकसद क्या होमवर्क का, टू प्रिपेयर यू फॉर द सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट का होमवर्क आपके लिए जो अंडरस्टूड होमवर्क है कि आपको घर जाके डेली जो हम पोर्शन पढ़ें उसके नोट्स को रीड थ्रू करना है, उसकी इलस्ट्रेशन जो हमने की उनको एक हाथ से गुजारना है, उसी पोर्शन को टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और टेक्स्ट बुक में भी उससे रिलेटेड जो इलस्ट्रेशन है उनको हाथ से गुजारना है। सो दिस इज स्टैंडर्ड होमवर्क फॉर होल ऑफ द सेशन। आपके लिए वीकेंड पे यू कैन डिसाइड कि जो हमने पूरे वीक में पढ़ा है उसको 1-2 घंटे लगा के हम एक बार फिर रीड थ्रू कर लें, बेशक नोट से कर लें या किताब से कर लें, रीडिंग पे फोकस कीजिए। उसके साथ अगर आपका टाइम हो तो ज़रूर वीकेंड पे आप कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी साथ कर सकते हो, 1-1, 2-2 सवाल भी। अगर चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है तो उसके हर चैप्टर के एंड पे हमारे पास पास्ट पेपर क्वेश्चन बैंक भी इसमें नोट्स में लगा हुआ है। इसमें जो क्वेश्चन बैंक लगा हुआ है उसमें फॉर एग्जाम्पल तो 15 क्वेश्चन हो गए तो 15 में से 10 तो वैसे ही शायद मैंने आपको क्लास में करवा देने होंगे, ठीक है जी। बाकी जो बचेंगे वो आप बाद में कंटिन्यू करते रहिएगा, आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। इसके अलावा जैसे मैंने कहा था कि मैं इसके लिए एडेंडम का क्वेश्चन बैंक और भी दूंगा, जिसमें फर्दर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको अरेंज करके दूंगा। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं बचा था, आई वॉज बिजी, जिसकी वजह से मैं वो इसमें शामिल नहीं कर पाया, तो मैं अलहदा से एडेंडम के तौर पे आपको अवेलेबल कर देंगे मज़ीद क्वेश्चन, ताकि आपका क्वेश्चन बैंक और आपके पास अवेलेबल हो जाए। तो जिनके पास जितना टाइम है, जितने क्वेश्चन कर सकते हैं कीजिएगा, बट देयर इज़ नो कंपल्शन कि भाई जितने सवाल इस बुक में आ गए हैं या पास्ट पेपर के जितने कहीं अवेलेबल हैं सारे करने ज़रूरी हैं। ज़रूरी क्या है, 2 से 3 दफ़ा पढ़ना, नोट्स को, किताब को, इलस्ट्रेशन को करना, ये ज़रूरी है। इसके बाद प्रैक्टिस जितना आपके पास टाइम है, बाकी सब्जेक्ट्स को देखते हुए, अपनी रूटीन्स को देखते हुए, प्रोफेशनल रूटीन को देखते हुए, खेल कूद की रूटीन में नहीं टाइम ज़ाया करना। जो आपकी ऑफिशियल कमिटमेंट है उनको देखते हुए जितना टाइम आपके पास है, जितने सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं उसके हिसाब से जो टाइम आप एलोकेट कर सको प्रैक्टिस को ज़रूर कीजिएगा, बट रीडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, शायद सवाल करना ज़्यादा ज़रूरी है तो पढ़ने की शायद इतना फ़ायदा नहीं होता, पढ़ाई छोड़ो सवाल पे चले जाओ। ये बेवकूफ़ी इस सब्जेक्ट में आपने नहीं करनी। इस सब्जेक्ट में आपने पढ़ने के बाद सवाल, फिर पढ़ोगे, फिर सवाल, बार बार पढ़ना और बार बार सवाल पे जाना है। ऐसा नहीं कि एक साथ लेक्चर सुन लिया तो बस अब सवालों पे हम शुरू हो जाएं, दिस वोंट हेल्प यू। सो यू हैव टू फॉलो द अप्रोच जो आपको सिखाई जाती है। बल्कि इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आप अक्सर लोग डॉक्टर के पास जाओ, उससे नुस्खा लिखवा के निकलो, उसने आपको 5 गोलियाँ लिख के दी, आप 2 खा लो, जिनके रंग अच्छे लगे 3 नाली में फेंक दो, तो डू यू एक्सपेक्ट कि आपका इलाज हो पाएगा? तो यही काम यहाँ पे टीचिंग में होता है कि अगर आपको टेक्निक्स किसी टीचर के पास जाते हो, वो अपने तजर्बे का निचोड़ आपको बता रहा होता है। अगर आपने उस निचोड़ को सीखना नहीं है, एब्जॉर्ब नहीं करना, तो फिर आपको उसके पास आने का फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कहो ये बात मुझे अच्छी लग रही है, ये मैं ले लेता हूँ, ये अच्छी नहीं लग रही, ये मैं नहीं लेता, ये बात इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि मेरे सीनियर ने भी ये कहा था, ये बात इसलिए बुरी लग रही है कि फलाने टीचर ने कहा था कि ये नहीं करना। तो अगर इस तरह चलोगे तो फिर आपका मामला सेट नहीं होने वाला। तो यू हैव टू एक्सेप्ट कि आप जब किसी टीचर के पास जाते हो तो यू हैव टू एक्सेप्ट हिम और हर एज अ मेंटोर, और फिर आंखें बंद करके जो बात कही जा रही है उसको फॉलो करने की हत्तल वसा कोशिश कीजिए। बाकी कमी कुताही हो जाती है इम्प्लीमेंटेशन में आपसे, लेकिन ये ना सोचो कि ये मैं करूंगा और ये नहीं करूंगा, ये मुझे पसंद आ रही है ठीक बात, ये मुझे पसंद नहीं आ रही, ऐसा नहीं करना आपने। कोशिश आपने हर बात को लेके चलने की करनी है, क्योंकि रेस्ट एश्योर्ड जो टीचर का एक्सपीरियंस होता है वो और जो उसका खलूस होता है उसके मुताबिक वो बेस्ट एडवाइस आपको दे रहा होता है, और 99% बच्चों के लिए वो मोस्ट सूटेबल एडवाइसेस होती हैं। अनलेस कोई बच्चे, मैं समझता हूं कि जो होते हैं ना सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट लेवल के बच्चे, दे मे हैव देयर ओन स्ट्रेटजीज एंड दे मे हैव देयर ओन टेक्निक्स, उनको मेरी सजेशंस शायद उतना फ़ायदा ना दें जो उस लेवल पे फ्लाई कर रहे हैं, शायद उनको फ़ायदा 5-10% हो, लेकिन बाकी 99% बच्चों के लिए ये 100% बेनिफिशियल टिप्स होंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 1 पे आइए। हमारी इसकी रिक्वायरमेंट इलस्ट्रेशन 16 पे खिसक गई हुई है। यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेसिस अपोर्शन ज्वाइंट कॉस्ट एंड कैलकुलेट टोटल ओवरहेड्स फॉर ईच डिपार्टमेंट। एबीसी
का क्वेश्चन है जिसमें 4 डिपार्टमेंट्स हैं, असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। हमें फॉलोइंग बजटेड कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट पीरियड, हमें नेक्स्ट पीरियड के ओवरहेड्स का बजट, ओवरहेड्स की हमें कॉस्ट दी गई है, शायद कॉस्ट दी गई है, ओवरहेड का वर्ड नहीं यूज़ किया गया, कॉस्ट दी गई है, ठीक है जी। तो हमें कॉस्ट का बजट दिया गया है और फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर नीचे दे दी गई है। एरिया है, किलोवाट आवर्स है, मशीन वैल्यू है, स्टाफ मेंबर्स हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल हैं, बजटेड इनडायरेक्ट लेबर बजट है, इनडायरेक्ट मटेरियल बजट, इनडायरेक्ट लेबर बजट। I repeat requirement, using an appropriate basis, apportion joint costs and calculate total overheads. Overheads का मतलब indirect cost, हर डिपार्टमेंट की indirect cost निकालनी है। अच्छा जी, इसके लिए इस तरह के सिनेरियोज को हैंडल करने के लिए जो हम फॉर्मेट यूज करते हैं, सबसे पहले आप एक कॉलम बनाते हैं डिस्क्रिप्शन का, पहला कॉलम डिस्क्रिप्शन का, फिर आप बताते हैं टोटल कॉस्ट आपकी क्या है, इसके बाद आप बेसिस लेते हैं और कितने डिपार्टमेंट हैं जी? 4, 1 2 3 4, ये जी हमारा फॉर्मेट है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है इस हेड में, उसकी बेसिस ऑफ तकसीम क्या है, और डिपार्टमेंट्स हैं हमारे असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन, असेंबली, फिनिशिंग, मेंटेनेंस एंड कैंटीन। डिस्क्रिप्शन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट, सबसे पहले हमारी जितनी ओवरहेड कॉस्ट हैं टोटल, उनको हम यहाँ पे ले आते हैं पेपर पे, उसके बाद तकसीम की बेसिस की बात करेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल्स, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एक ये कॉस्ट है जी हमारे पास, ये है जी हमारे पास 20,000 की टोटल कॉस्ट रुपीज़ में। देन वी हैव रेंट, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये है जी हमारे पास 15,000। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, और ये है जी हमारे पास 10,000। फिर हमारे पास है मशीन डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये है जी 5,000। देन वी हैव इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर ये है जी 16,520। Then we have direct labor. Is it overhead? No, this is not an overhead. ये हमारी लिस्ट में नहीं आने वाली। हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट इतनी है, उसने कहा जी ओवरहेड्स को तकसीम करना है डिपार्टमेंट में, तो डायरेक्ट लेबर उसने हमें दी, बट दैट इज नॉट ओवरहेड, सो हमारी इस लिस्ट में नहीं आएगी, उसको थोड़ी हम तकसीम करेंगे यहाँ पे। हम तो ओवरहेड्स को तकसीम कर रहे हैं जैसे कि उसने मेरे रिक्वायरमेंट में बताया। अच्छा, जब एक एक कॉस्ट को पकड़ते हैं और उसको तकसीम करने का तरीका जो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है वहाँ से ढूंढते हैं, तो हमने इनडायरेक्ट मटेरियल को पकड़ा, तो निचले बॉटम पे टेबल पे जाइए अगर, तो इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ नज़र आ रहा है, लिखा नज़र आ रहा है कुछ, सेकंड लास्ट आइटम, बजट 20,000 और उसका ब्रेकअप दे दिया गया है। इसका मतलब दिस इज आइडेंटिफाएबल, 20,000 की कॉस्ट है ना, और इसका ब्रेकअप हमें डिपार्टमेंट वाइज अवेलेबल है। दिस इज आइडेंटिफाएबल कॉस्ट, इसका मतलब इसको हम एलोकेट करेंगे। दिस इज आइडेंटिफाएबल कॉस्ट, डिपार्टमेंट वाइज हमें ब्रेकअप अवेलेबल है, इसको हम एलोकेट करेंगे। तो अवेलेबल इंफॉर्मेशन हम लिखेंगे, हमारी बेसिस है एलोकेशन, और 7,000, 8,000, 3,000, 2,000, हमने इन तमाम ओवरहेड्स को, इनका टोटल बताइए क्या आ रहा है यहाँ पे, सॉरी 56, 1 लाख तो कहाँ से बन रहा है बेटा, ये टोटल बनाओ ना, 30, 45, 50, 66, 520, ये टोटल कॉस्ट है। इसको हमने 4 डिपार्टमेंट्स में
तकसीम करना है, हर इंडिविजुअल कॉस्ट को पकड़ना है, चारों में तकसीम करते जाएंगे और ये 66,520 इन 4 में तकसीम हो जाएगा। ये हमारा अपोर्शनमेंट तक जो प्रोसेस है, हमें डिपार्टमेंट्स बता दिए गए हैं, मतलब कॉस्ट सेंटर आइडेंटिफाई हो गए, हमें ओवरहेड्स की डिटेल दे दी गई है, हमने उसको भी अपनी डिटेल में इनकॉर्पोरेट किया। देन अब इंडिविजुअली हर कॉस्ट को लेकर चल रहे हैं। जी बेटा, बेटा हमने कैश नॉन कैश में कोई डिफरेंशिएशन की बात यहाँ पे सीखी। आपके साथी ने कहा डेप्रिसिएशन नॉन कैश कॉस्ट है, हम तो यहाँ पे कॉस्ट से डील कर रहे हैं, कैश नॉन कैश में फ़र्क हम नहीं कर रहे। ओवरहेड अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, अकाउंटिंग में वी डील विद कॉस्ट। हम एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी आपकी डेप्रिसिएशन शामिल होती है ओवरहेड्स में, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश और नॉन कैश में फ़र्क नहीं कर रहे। एक टॉपिक हमारा आएगा जहाँ पे इसका हम फ़र्क करेंगे, वो जब आएगा तब हम इंशाअल्लाह बात करेंगे। ओवरहेड अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स में कैश नॉन कैश का जिक्र नहीं होता, कॉस्ट का जिक्र होता है। वो कैश कॉस्ट है, वो नॉन कैश कॉस्ट है, हमें सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें फ़र्क करना है। इनडायरेक्ट कॉस्ट है तो ओवरहेड्स में आ जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट है तो इस वर्किंग में नहीं आएगी। डेप्रिसिएशन बेशक नॉन कैश है, बट दिस इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस इज ओवरहेड कॉस्ट। जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? अच्छा जी, रेंट पे आइए। दिस इज जॉइंट कॉस्ट, इसके लिए हमें बेस चाहिए। अगर हम डिटेल को देखें तो एरिया स्क्वायर मीटर, रेंट के लिए बेस है एरिया, जो कि स्क्वायर मीटर में हमें गिवन है। अच्छा जी, इस तरह के तकसीम के लिए हमें फिर एक वर्किंग बनानी है, वर्किंग वन। अपोर्शनमेंट को प्रेजेंट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। मैंने जो वर्किंग आपको कहा ना, इस वर्किंग को प्रेजेंट करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। हो सकता है मैं एक तरीका आपको सिखा रहा हूँ, आप पास पेपर का सलूशन दोगे उसमें दूसरा तरीका हो, आप कोई किताब पढ़ो उसमें हो सकता है कोई तीसरा तरीका प्रेजेंट करने का हो। तो यहाँ पे आपको जो एक और चीज़ सीखनी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। अनलाइक अकाउंटिंग जहाँ पे आपको स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बताते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन में कम से कम ये चीज़ें ज़रूर आनी है, यहाँ पे ऐसे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन नहीं होते, यहाँ पे सजेशंस होती हैं, भाई ये सजेस्टेड फॉर्मेट है। सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है कि फॉर्मेट आपका एफिशिएंट होना चाहिए, आपको बनाने में आसान हो, क्विक हो, और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे। सिर्फ ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। सेम इज द रूल फॉर द कैलकुलेशन की प्रेजेंटेशन। कैलकुलेशन की प्रेजेंटेशन आप जिस मर्जी अंदाज में फैक्टर कंस्ट्रक्ट करके वो आंसर निकाल दो, एज लॉन्ग एज योर कैलकुलेशन का आंसर इज करेक्ट, दैट डज नॉट मैटर कि आपने कौन सा फैक्टर किस तरह कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है जी। तो जिस तरह मैं कह रहा हूं कि हमने रेंट को एरिया की बेस पे तकसीम करने हैं, देयर कुड बी नंबर ऑफ वेज, लेकिन मैं जो एक तरीका एक ही लेके चलूंगा उसी पे आपसे बात करता रहूंगा। उसमें क्या हम करते हैं कि सबसे पहले हम रेंट पर स्क्वायर मीटर डिटरमिन कर लेते हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज जिस डिपार्टमेंट ने जितने स्क्वायर मीटर यूज़ किए हुए हैं उतना रेंट उनके हिस्से में चार्ज कर देंगे। जैसे टोटल रेंट हमारा यहाँ 15,000 है, टोटल एरिया कितना है 4,000, तो टोटल रेंट 15,000 ओवर टोटल एरिया 4,000 स्क्वायर मीटर, तो हमारा रेंट कितना आ गया पर स्क्वायर मीटर 3.75 पर स्क्वायर मीटर, ये हमारा रेंट आ गया। अब जिस डिपार्टमेंट ने टोटल 4,000 में से जितना एरिया ऑक्यूपाई किया है उतना रेंट उसको चार्ज कर दिया जाएगा। जैसे असेंबली ने कितने स्क्वायर मीटर ऑक्यूपाई किया है 1000 इंटू 3.75 रुपीज 3750 जी। फिनिशिंग ने 2000 स्क्वायर मीटर इंटू 3.75 7500। मशीनिंग ने 500 स्क्वायर मीटर इंटू 3.75 1875। एंड द लास्ट कैंटीन, कैंटीन का भी 500 है, कैंटीन का भी 500 है मीटर स्क्वायर इंटू 3.75 इट इज
1875। आप टोटल देख सकते हैं हमने 15,000 की कॉस्ट को स्प्लिट करना है, ये 15,000 की कॉस्ट का ही ब्रेकअप हमने बनाया है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ अपोर्शनमेंट। इसके अलावा भी प्रेजेंटेशन का तरीका हो सकता है, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन क्लास में मैंने आपसे एक ही तरीका इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इसी को फॉलो करता रहूँगा। एंड आई वुड एक्सपेक्ट कि आप घर पे भी जब प्रैक्टिस करें तो इसी तरीके से चलते रहें। दो तरीके आप करते हैं तो आपकी एक्यूरेसी और स्पीड जो है वो इफेक्ट हो जाती है। जो भी तरीका लें, ये लेना या कोई और लेना है, बट बी कंसिस्टेंट, दिस इज़ व्हाट आई वुड रिक्वायर। तो हम ये 15,000 को तकसीम कर रहे हैं जी यहाँ पे 3750, 7,500, 1875, 1875। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? किसी बच्चे को किसी स्टेज पे कोई कैलकुलेशन या कोई पॉइंट समझ ना आए, मैंने पहले भी बोला था, यू जस्ट रेज योर हैंड, आई विल कम टू योर सीट, आके आपकी मैं बात सुन सकूं और उसको एड्रेस कर सकूं। जी आपकी स्टेज पे यस, कैफ लेवल पे यू हैव टू शो वर्किंग। जब सीफैप में जाते हैं तो इस तरह की वर्किंग को हम एक जुमले में लपेट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वी हैव मच मोर टू शो। कैफ लेवल पे यू मस्ट शो दिस वर्किंग, लाइक एग्जामिनर वुड एक्सपेक्ट कि आप ये वर्किंग दिखाएं। अच्छा जी, इलेक्ट्रिसिटी पे आइए, ये भी एक जॉइंट कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी को तकसीम करने के लिए हम बेसिस रिव्यू करते हैं, तो उसकी बेसिस नज़र आ रही है किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड। वर्किंग हम अगर 2 पे जाएं तो यहाँ पे हम जब सबसे पहले बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर किलोवाट आवर, और ये बन जाती है ₹10,000 ओवर 10,000 किलोवाट आवर्स। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया मामला, इट इज़ ₹1 पर किलोवाट आवर। इसका मतलब जितने किलोवाट आवर हैं उतने ही रुपीस कॉस्ट है। अब इसको ज़रब देने की ज़रूरत नहीं है, किलोवाट आवर को 1 से ज़रब देने की हमें ज़रूरत नहीं है, रेट निकाल लिया, दिस इज़ गुड इनफ। हमने कहा जी हम किलोवाट आवर की बेसिस पे तकसीम कर रहे हैं। अब ₹1 पर किलोवाट आवर हमारी कॉस्ट है, तो जितने किलोवाट आवर्स हैं वो हम चार्ज कर दिए। ये कितने बने जी? 2750, 4500, 1575, 1975, 775। जनाब एनी क्वेश्चन? यहाँ पे अब हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ₹1 आ गया, ₹1 आ गया, ज़रब दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम 2750 को ₹1 से ज़रब दें, हमें पता है आंसर 2750 ही आना है। तो यहाँ पे हम जस्ट रेट निकालेंगे और उसके बाद दैट्स इट, हम बाकी वैल्यूज़ को लिख लेंगे ऐसे। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉस्ट क्या है जी? मशीन डेप्रिसिएशन 5000। इसकी बेसिस देखिए ज़रा, डिफरेंट बेसिस को देखने से जो अप्रोप्रिएट बेस लग रही है वो है मशीन वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप तवज्जो कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक पॉइंट ज़रा समझना है, बड़ा बेसिक सा पॉइंट है, लेकिन तवज्जो आपको जो कोई भी ज़रा डिफरेंट चीज़ आए तवज्जो करनी चाहिए आपको। हमने कहा जी मशीन वैल्यू इज़ द बेसिस, तो हम इसके लिए डेप्रिसिएशन के लिए रेट निकालना चाहते हैं। जिस तरह बाकी का हमने रेंट का रेट निकाला है, इलेक्ट्रिसिटी का रेट निकाला है, डेप्रिसिएशन का रेट भी निकालेंगे। तो हम लेंगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट डिवाइडेड विद बेस। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, आपने इधर लिया रुपीज़ ओवर स्क्वायर मीटर, रुपीज़ ओवर किलोवाट आवर, बट यहाँ पे रुपीज़ ओवर रुपीज़ है, ऐसा ही है ना। हमारी बेस भी रुपीज़ में आ गई, डेप्रिसिएशन में बेस भी रुपीज़ में आ गई। जब बेस भी रुपीज़ में आ जाए तो रेट आपका
परसेंटेज में लिया जाता है। तो हमारा डेप्रिसिएशन, सॉरी 100,000 हमारा डेप्रिसिएशन का रेट आ रहा है 5%। ठीक है जी, हमने डेप्रिसिएशन का रेट लिया 5%। वजह क्या है, हमारी बेस भी रुपीज़ में है। तो जब भी आप कोई बेस सेलेक्ट करते हैं अपोर्शनमेंट के लिए, वो बेस भी रुपीज़ में है, कॉस्ट तो है ही रुपीज़ में। अगर बेस भी रुपीज़ में आ गई है तो फिर आप जो रेट डिटरमिन करते हैं, दैट रेट इज टेकन इन परसेंटेज। हमारा डेप्रिसिएशन का रेट यहां पे आया 5%। आगे तरीका यही है कि आप देखिए हर डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यू की मशीन यूज हो रही है, उस वैल्यू को आपने 5% से मल्टीप्लाई करके उस डिपार्टमेंट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेनी है। तो हमारी मशीन की वैल्यू असेंबली में 45,000 की मशीन है, कितने की डेप्रिसिएशन बन गई? 2250। हमारे पास फिनिशिंग में कितने की मशीन है? 35,000 1750। हमारे पास मशीनिंग कितनी है जी? 11,000। ये बनी जी 550 और कैंटीन में 9,000, ये बनी जी हमारी 450। और सम करके आप देख सकते हो ये टोटल 5,000 की डेप्रिसिएशन है, जो कि हमने तकसीम कर दी चारों डिपार्टमेंट में। मशीन डेप्रिसिएशन की बेस है मशीन वैल्यू और 2250, 1750, 550, 450। जनाब, एनी क्वेश्चन? अपोर्शनमेंट, जॉइंट कॉस्ट को एक अप्रोप्रिएट बेस लेके हम तकसीम कर रहे हैं अपने कॉस्ट सेंटर्स में, डिपार्टमेंट्स में। आखिरी वैल्यू इनडायरेक्ट लेबर की है, तो इनडायरेक्ट लेबर पर जाते हैं तो इसका भी हमें बजट गिवन है, हमें डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट अवेलेबल है, तो ये भी एलोकेशन ही होने जा रही है। इसमें भी हम एलोकेशन करेंगे, कोई तकसीम हमें करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ 1600 सॉरी, देन 2220, then 11,200 and the last is 1500। लीजिए जी, आपकी एलोकेशन और अपोर्शनमेंट, दो वैल्यूज़ जो है वो एलोकेट हुई हैं, दो कॉस्ट एलोकेट हुई हैं, बाकी 1 2 3 ये अपोर्शन हुई हैं। अब आप सम करके, हमसे कहा गया था एलोकेशन और अपोर्शनमेंट के बाद डिपार्टमेंट वाइज खर्चा बताइए, तो चारों का इंडिविजुअली सम कीजिए। इसका सम क्या आ रहा है जी? 17350, 970, 18600, 6600। आप सम करके वेरीफाई कर सकते हैं। 66520 के टोटल ओवरहेड्स थे जिनको हमने चारों डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर दिया। ये हमारा इलस्ट्रेशन 1 का खात्मा। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? जी, बेसिस सेम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बाज़ आपके साथी ने सवाल किया क्या बेसिस दो कॉस्ट को तकसीम करने के लिए सेम बेसिस भी ली जा सकती हैं? तो आंसर इज यस। हमने जो अवेलेबल बेसिस हमें दी जाती हैं उसमें से सूटेबल बेसिस पिक करनी होती है। जी, एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, इलस्ट्रेशन 2, दिस इज योर होम क्लास असाइनमेंट। मेरी क्लासरूम एक्टिविटी में देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्लास एक्टिविटीज, क्लासरूम असाइनमेंट्स एज वेल। इवन कुछ सवालों में मैं करवाते हुए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं करता हूँ, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई वांट यू टू डू। आई नो कि इट टेक्स मोर टाइम। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये इलस्ट्रेशन 2 कराऊंगा, मैं शायद 10 मिनट में, 15 मिनट में कंप्लीट कर लूँगा आपकी मदद से बोर्ड में। आप करोगे शायद में भी आप 25 मिनट या 30 मिनट लगाओगे। इट विल टेक मोर टाइम बट इट विल बी मोर यूजफुल। मेरे सवाल करने की निस्बत आपके हाथ से चीज़ें गुजरना, इट विल बी मोर यूजफुल। सो दिस विल
कंटिन्यू एज अ कम्बिनेशन। कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप पेपर पे कर रहे होगे। सो इलस्ट्रेशन 2 इट्स अ सिमिलर क्वेश्चन, सेम आइडिया पे एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट करके रिक्वायरमेंट क्या है, अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट एंड कैलकुलेट द टोटल ओवरहेड्स ऑफ ईच कॉस्ट सेंटर। एलोकेशन यहाँ पे पहले ही हो चुकी है, हमें सिर्फ जॉइंट कॉस्ट जो ओवरहेड्स की जॉइंट कॉस्ट है उसको तकसीम करके हमारी रिक्वायरमेंट टोटल ओवरहेड निकालना है। रेंटल की बेसिस क्या होंगी, फ्लोर एरिया। पावर कॉस्ट की बेसिस किलोवाट आवर्स। डेप्रीसिएशन प्लांट एंड इक्विपमेंट है तो कॉस्ट ऑफ प्लांट। बिल्डिंग इंश्योरेंस आपको अवेलेबल बेसिस में से सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि बिल्डिंग रिलेटेड एक और कॉस्ट भी पीछे आई थी, दैट वाज रेंट। रेंट को फ्लोर एरिया पर डाला तो ये इंश्योरेंस भी बिल्डिंग की कॉस्ट है, ये भी फ्लोर एरिया पे जाएगी। बिल्डिंग इंश्योरेंस भी आपकी फ्लोर एरिया पे तकसीम होने वाली है। और प्लांट एंड इक्विपमेंट इंश्योरेंस है तो ये भी कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट पे जाएगी। तो अभी थोड़ी देर पहले आपके साथी ने कहा था कि एक ही बेसिस दो कॉस्ट के लिए यूज हो सकती हैं, तो मैंने कहा था बिल्कुल हो सकती हैं। इस इलस्ट्रेशन में ऐसा ही हुआ कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्लांट भी दो जगह इस्तेमाल हो रही है और एरिया ऑफ द बिल्डिंग भी दो जगह इस्तेमाल होने जा रहा है। हमने तो जो अवेलेबल बेसिस हैं उनमें से ही बेस्ट को सिलेक्ट करना होता है। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो सवाल आपको बोर्ड पे कराऊं उनमें वर्किंग को उसी एक्सटेंट में, उसी अंदाज में प्रेजेंट करूं जैसे एग्ज़ाम में एडवाइजेबल है, एडवाइज्ड है। जैसे सजेस्टेड फॉर्मेट और सजेस्टेड एक्सटेंट में मैं कोशिश करता हूं कि आपको वर्किंग बोर्ड पे प्रेजेंट की जाए। और एक चीज़ आप नोट यहाँ पे कीजिएगा, ऑलवेज रेफर योर वर्किंग। आल्दो ये शुरू से आपको बताई जा रही होती है बात, लेकिन उसके बावजूद अक्सर बच्चे इसमें कमज़ोर होते हैं। अगर आपने वर्किंग को रेफ़र नहीं किया होगा तो दिस विल कॉज ट्रबल फॉर यू, क्योंकि जो पेपर आपका चेकर होता है वो इन वर्किंग्स को ट्रेस नहीं करेगा जाके कि आपने कौन सी वैल्यू कहाँ से लाए हो। अगर तो आपने रेफ़र किया हुआ है, यू विल बी गिवन क्रेडिट, यू विल बी मार्क्ड फेयरली। लेकिन अगर आपने रेफ़र वर्किंग को नहीं किया हुआ तो यू मे सफ़र। सो ये आदत बनाइए। और दूसरी एक और अहम आदत डेवलप कीजिए कि क्लास से ही शायद आपके पास रूलर कैरी करना चाहिए, ताकि टेबुलर वर्किंग जितनी है वो रूलर की मदद से आपको बनाने की आदत पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम में बाज़ का अगर हम यूज़ टू नहीं होते रूलर के इस्तेमाल के, तो वहाँ पे जाके अब रूलर इस्तेमाल करते हैं तो वी बिकम इनएफिशिएंट। हमारा टाइम ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, हमारी प्रेजेंटेशन बैलेंस नहीं होती। तो कोशिश कीजिए क्लास में भी, घर में भी, जितनी इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल या क्वेश्चन कीजिए, इफ़ टेबुलर वर्किंग देन यू मस्ट बी यूजिंग रूलर। और एक और रूलर के इस्तेमाल में बड़ी बेसिक टेक्निक सीखिए। ऑलवेज स्टार्ट ड्राइंग कॉलम फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द पेपर। राइट साइड ऑफ द पेपर से कॉलम ड्रॉ करना शुरू कीजिए। जितने रिक्वायर्ड कॉलम है वो पूरे हो जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन के लिए जगह बच जाती है, जिसमें आप एम्पल वे में प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अक्सर बच्चे यहाँ से ही ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं और पेज वहाँ पे थोड़ा ज़ाया हो जाता है। तो पेज ज़ाया नहीं कीजिए। आपको पता होना चाहिए मेरे 4 डिपार्टमेंट हैं, एक बेसिस, एक टोटल कॉस्ट और बैलेंस डिस्क्रिप्शन। तो उसके हिसाब से जितनी स्पेस रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल 1 इंच इज सफिशिएंट, तो 1 इंच के हिसाब से जगह बनाते जाइए। कोशिश कीजिए ये कॉलम मैक्सिमम आपके पास बचे डिस्क्रिप्शन का। ये प्रेजेंटेशन की छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, बातें हैं, इनको अपनी आदत में लाइए। दे प्ले वाइटल रोल इन योर सक्सेस। प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो उससे आपकी एफिशिएंसी भी बेहतर हो जाती है। जिन्हें आप क्या आ रही हैं वैल्यूज़, मशीनिंग का टोटल 35110, असेंबली 2466 600 जी, रिपेयर्स QC जी, आंसर्स वेरीफाई कीजिए। कोई डिसएग्रीमेंट है तो बात कीजिए। ये जी इलस्ट्रेशन 2 के आंसर, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के फाइनल
एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट के बाद क्या हमारे ओवरहेड्स की कहानी है? किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत यहाँ तक? एलोकेशन अपॉर्शनमेंट तक हमने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के 3 स्टेप्स पे अभी तक बात की है। पहला स्टेप था आइडेंटिफाई कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स इन द फैक्ट्री। दूसरा स्टेप है एलोकेशन ऑफ आइडेंटिफाइबल कॉस्ट। तीसरा स्टेप है अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट यूजिंग एन अप्रोप्रिएट बेस। बिल्डिंग इंश्योरेंस बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट है, इट शुड बी अपॉर्शन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया। बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट जैसे रेंटल, बिल्डिंग रिलेटेड कॉस्ट आपकी फ्लोर एरिया पे गई थी। बिल्डिंग इंश्योरेंस बिल्डिंग की कॉस्ट फ्लोर एरिया पे जाएगी, ठीक है। प्लांट इंश्योरेंस है, प्लांट की कॉस्ट गिवन है। इंश्योरेंस का ताल्लुक कॉस्ट या वैल्यू से होता है ना, तो पिछले सवाल में उसने वैल्यू दी हुई थी, हमने वैल्यू पर रिलेट कर दिया। यहाँ पे उसने कॉस्ट दी हुई है, कॉस्ट से रिलेट कर देंगे। इंश्योरेंस का ताल्लुक वैल्यू से होता है। इस केस में अगर हमें बिल्डिंग वैल्यू दी जाती तो हम देखते उसको कैसे करते हैं। हमने तो अवेलेबल बेसिस में से बेस्ट सेलेक्ट करनी है ना, अवेलेबल बेसिस में। तो अवेलेबल बेसिस में हमारे पास बिल्डिंग की कॉस्ट को तकसीम करने के लिए फ्लोर एरिया है, और प्लांट की कॉस्ट को तकसीम, प्लांट की इंश्योरेंस की कॉस्ट या डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को तकसीम करने के लिए कॉस्ट ऑफ द प्लांट है। हम देखेंगे जो बेसिस हमें दी गई हैं उनमें से मोस्ट सूटेबल एप्रोप्रिएट बेस कौन सी है। बेस एक ही कॉस्ट को तकसीम करने की बेस एक क्वेश्चन में कुछ और, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और हो सकती है। अगर आप सबने तकरीबन ये सवाल कर लिया तो तवज्जो से सुनिएगा। एक कॉस्ट आपको किसी क्वेश्चन में नजर आ सकती है, हीटिंग एंड लाइटिंग। ये कहीं ना कहीं आपको ये कॉस्ट नजर आएगी, हीटिंग एंड लाइटिंग। नॉर्मली एयर कंडीशनिंग या सर्द ममालिक में हीटिंग की कॉस्ट, हीटर्स की कॉस्ट होती है। अब इसको तकसीम करना हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हमें बिल्डिंग का एरिया दिया गया हो स्क्वायर मीटर में। तो अगर तो एरिया गिवन है तो शायद हम इसको एरिया पे तकसीम करना चाहेंगे, लेकिन एट टाइम एरिया के साथ वॉल्यूम भी गिवन होता है, क्यूबिक मीटर्स। तो अगर वॉल्यूम दिया जाएगा तो फिर हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए एरिया से अच्छा वॉल्यूम है। वॉल्यूम, एरिया होता है लंबाई चौड़ाई, वॉल्यूम क्या है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लाइटिंग में आपको पता है ऊंचाई भी मैटर करती है, हीटिंग कूलिंग में छत की ऊंचाई भी मैटर करती है। यही लाइट्स हो, छत हम 10 फुट और ऊंची कर देंगे ना तो रोशनी इनसफिशिएंट हो जाएगी। यही कमरे का साइज, छत 10 फुट और ऊंची चले जाए रोशनी इनसफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया ना कमरे का। छत 10 फुट और ऊंची चली जाए, यही एयर कंडीशनिंग इनसफिशिएंट हो जाएगी इन्हीं लोगों के साथ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है। अब ज्यादा वॉल्यूम को ठंडा करना पड़ेगा एसीज को। सो शायद हीटिंग एंड लाइटिंग के लिए इन दोनों में से सूटेबल वॉल्यूम है, लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं गिवन तो फिर एरिया ले लेंगे हम। अवेलेबल ऑप्शन में से बेस्ट चूज करनी होती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, हमने कुछ रट नहीं लेनी, हमने अवेलेबल ऑप्शन को सोचना है, विच वन इज मोस्ट सूटेबल। कि भाई ये कॉस्ट है, इसको मैंने तकसीम करना है, तो तकसीम करने के लिए सूटेबल बेस क्या है। अगर सिर्फ एरिया गिवन है तो एरिया इज सूटेबल, लेकिन अगर एरिया के साथ वॉल्यूम भी गिवन है तो वॉल्यूम इज बेटर, हम वॉल्यूम को चूज करेंगे। ठीक है, सोचना है थोड़ा सा, हमने रट नहीं लेना कि भाई इसके लिए ये है तो इसके लिए ये है। क्वेश्चन में एग्जामिनर यही चीज आपकी टेस्ट कर रहा होता है कि क्या आप सोचते हैं या पुराने किसी सवाल की रटी रटाई चीज के ऊपर चीज छाप जाते हो। इस चीज को एग्जामिनर स्पेसिफिकली टेस्ट कर रहा होता है। तो जो बच्चा सोचने की आदत में रहेगा इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने चीज़ों को रटने की कोशिश की, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मुझसे एक बच्चे ने पूछा था, हमने एक सवाल किया उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एलोकेटेड थी, दूसरा किया उसमें भी एलोकेटेड थी। अब सवाल था बच्चे का, जी हमेशा एलोकेटेड होती है? तो भाई देयर इज नो सच थिंग हमेशा ऐसा ही होगा, बट द कॉन्सेप्ट इज अगर एलोकेटेड है
तो ठीक है, उसको डिपार्टमेंट वाइज डाल दो। वैसे अगर वो एलोकेट नीड नहीं होगी तो एग्जामिनर आपको बेस देगा। इनडायरेक्ट मटेरियल की भी हो सकता है कोई बेस वो निकाल के दे दे, लेबर की भी बेस हो सकता है निकाल के दे दे, बट यू शुड नो कि देयर इज नथिंग लाइक हमेशा इन स्पेशली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कि हमेशा इसको ऐसे ही ट्रीट करना है, हमेशा इसको ऐसे ही करना है, नथिंग लाइक इट। हमेशा सोचना है, ये याद रखिए, हमेशा हर सवाल को पढ़ के सोचना है कि भाई इसमें क्या रिक्वायर्ड है, क्या असूल पढ़े में हमने, उन असूलों के तहत क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। असूल बेसिक्स आपको याद होने चाहिए। अच्छा जी, कल इंशाअल्लाह यहीं से आगे चलेंगे। अभी हमारे 2 स्टेप्स रहते हैं। इस स्टेप के आगे चैलेंज क्या है, यहाँ पे भी एक चैलेंज आएगा, उस चैलेंज को पहले डिस्कस करेंगे, फिर अगले स्टेप्स की तरफ इंशाअल्लाह चलेंगे। और कल शायद हम कोशिश करेंगे अगले जो दोनों स्टेप्स हैं उनको हम कवर कर सकें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।